नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एक साथ मुजफ्फरपुर के 7 थानेदार लाइन हाजिर। एसएसपी ने की बड़ी कार्रवाई। प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड के बाद से पुलिस महकमे में मची हुई है खलबली। अब सीआईडी करेगी आशुतोष शाही हत्याकांड की जांच। राज्य सरकार ने लिया फैसला। अभी भी कांड के 3 नामजद आरोपी है पुलिस गिरफ्त से बाहर। और एक बार फिर से शुरू हुआ ट्रैफिक अभियान। सिग्नल तोड़ने, हेलमेट और कागजात के बिना गाड़ी चलाने वालों का काटा गया चालान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों हुई प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उसके 2 बॉडीगार्ड की हत्या पूरे पुलिस महकमे में तहलका मचा रखा है। पुलिस मुख्यालय भी मुजफ्फरपुर में हुई इस बड़ी घटना पर काफी गंभीर है। इसे लेकर एसटीएफ के एडीजी सुशील मान सिंह खोपड़े कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उनके निर्देश पर मुजफ्फरपुर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 थानेदार समेत 15 पुलिस अधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया है। जिन थाना अध्यक्षकों पर कार्रवाई की गई है उनमें नगर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर श्रीराम सिंह, सदर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर सतेंद्र कुमार मिश्र, अहियापुर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अरुण कुमार, बेला थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर नीरू कुमारी, ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर नवीर कुमार, मिठनपुरा थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर श्रीकांत सिन्हा, काजी मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर दिगंबर कुमार, साइबर थाना के अपर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अनिल कुमार शामिल है। एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि समीक्षा के दौरान इन सभी पदाधिकारियों की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कार्रवाई का असर कितना पड़ता है। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कई थानाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई थी। उसमें से कुछ थानाध्यक्ष और पदाधिकारियों के कार्य संतोषजनक नहीं पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में उनको तत्काल प्रभाव से लाइन क्लोज किया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्र के अंतर्गत के 7 थानाध्यक्ष हैं। नगर, सदर, अहियापुर, बेला, ब्रह्मपुरा और इसके अतिरिक्त मिठनपुरा और काजी मोहम्मदपुर, इन 7 थानाध्यक्षों को लाइन क्लोज किया गया है। इसके अतिरिक्त जो साइबर थाना है उसके अपर थाना अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, उनको भी लाइन क्लोज किया गया है। इसके अतिरिक्त 6 अन्य पदाधिकारी हैं जो सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं और एक पदाधिकारी एएसआई रैंक के हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से लाइन क्लोज किया गया है। और इसके बारे में जो फर्दर पदस्थापन जो अन्य पदाधिकारियों का होगा उसके बारे में आप लोगों को शीघ्र ही अवगत कराया जाएगा। सर, क्या कुछ वजह है ये लोग को लाइन क्लोज? वजह मैंने आप लोगों को बताया कि चूँकि थानाध्यक्ष के कई कार्य होते हैं, उसका एक ओवरऑल असेसमेंट होता है। तो जो ओवरऑल असेसमेंट है और जो ओवरऑल रिव्यू है उसमें संतोषजनक नहीं पाए गए हैं कार्य, इसलिए उनको लाइन क्लोज किया गया है। बीते सप्ताह मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड की जांच अब सीआईडी करेगी। एसएसपी राकेश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब इस केस को सीआईडी देखेगी। दरअसल 21 जुलाई की रात नगर थाना क्षेत्र के लकड़ी डाई में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही समेत उनके 2 अंगरक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान 5 लोगों को गोली मारी गई थी। मामले में 6 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, जिसमें 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं 3 मुख्य आरोपी अब तक फरार है। टाउन थाना के अंतर्गत 614/23 एक केस दर्ज किया गया था 302 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, जिसमें एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें 3 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें से एक आशुतोष शाही भी थे और उनके 2 अंगरक्षक थे। इस केस का जो आगे का अनुसंधान है वो जिला पुलिस और आईजी साहब
के माध्यम से अनुशंसा की गई थी कि इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा किया जाए। तो इसके बारे में ऑफिशियली पत्राचार हो चुका है और अब इसका जो आगे का अनुसंधान है इस केस का वो CID करेगी। इस मामले में कोई गिरफ्तारी अब तक? इस मामले में अभी तक कुल 6 लोगों को नामजद बनाया गया था प्राथमिकी में, जिसमें से 3 लोग पुलिस के उसमें हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। एक व्यक्ति जो है वो पुलिस की निगरानी में है अभी। बाकी के जो अन्य 3 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और अनुसंधान का कार्य जो है वो अपराध अनुसंधान विभाग में किया। धूप की तपिश के बावजूद सावन की चौथी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। करीब 500 डाक बम के साथ बाइक बम भी पहलेजा घाट से जल लेकर बाबा के दरबार पहुंचे। रविवार की रात से ही जलाभिषेक शुरू हो गया। सुबह में स्थानीय शिव भक्तों की लंबी कतार लगी रही। कांवरियों की संख्या कम रहने पर रविवार को सुबह से शाम तक भक्तों ने गर्भगृह में जलाभिषेक किया। शाम होते जब कांवरियों की संख्या बढ़ने लगी तो रात करीब 8 बजे अर्घा के जरिए जलार्पण शुरू किया गया। मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने कहा कि इस वर्ष 2 माह के सावन में 8 सोमवारी से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। लाइन में नहीं लगेगा। जब कर्टन क्लोज करो ना, खाली खाली जो दिखा दे और क्लोज करो और जोर से दबाओ। लंबा ले ले, लंबा। ये रहा तो कोई पाए दो, बीच में घुस जा। बीच चलिए एक बार उठाइए बढ़िया से जल ऊपर। देखिए ये मलमास नहीं, ये पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास में पहले लोगों को जानकारी नहीं था। अब जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को जानकारी हो रहा है उस कारण से आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और ये पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव के पूजा करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और अपार आशीर्वाद भी देते हैं, जिसके साथ बाबा गरीबनाथ का लगभग रात से ही जलाभिषेक हो रहा है। अभी तक 15 से 20 हज़ार जलाभिषेक हो गया है और लोकल भक्तों का भीड़ अब सुबह 5 बजे से दिन के 2 बजे तक रहेगा। रात्रि में फिर श्रृंगार आरती करके बाबा का पट बंद कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में वैसे तो सालों भर शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन सावन के महीने में सैलाब उमड़ पड़ता है। क्या आम क्या खास, सभी बाबा के दरबार पहुंचते हैं। चौथी सोमवारी को एक दृश्य देख सभी हैरान रह गए। मुजफ्फरपुर पूर्वी और पश्चिमी SDO ज्ञान प्रकाश और ब्रिजेश कुमार दंड प्रणाम करते हुए गरीबनाथ मंदिर पहुंच गए। इन्हें देखने वालों की भीड़ लग गई। दोनों अधिकारियों ने बाबा का जलाभिषेक कर अपने राज्य और पूरे देश में शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इन दोनों अधिकारियों ने कहा कि सभी लोगों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा कायम रहे, यही प्रार्थना भोलेनाथ से की है।
अरे इधर काट देंगे ना, आइए ना, अंदर आइए ना, अंदर आइए आर्यन। हाँ, आज चतुर्थ सोमवारी के अवसर पे हम लोग दांडी गमन किए हैं और जलार्पण किए हैं। और यह भी पुरातन सा बनाता है कि जब तक श्री राम की पूजा नहीं हो जाती है शिव के साथ, तब तक पूजा अधूरी रहती है। और इसी को मानते हुए सबसे पहले हम लोग श्री राम जानकी मंदिर में पूजा किए, आरती किए, और उसके बाद गरीबनाथ को हम लोग दांडी गमन से जलार्पण किए हैं। और सभी मुजफ्फरवासियों के सुखद भविष्य के लिए हम लोग कामना किए हुए हैं कि हमारा जो मुजफ्फरपुर जिला है शांति बनाए रखे, आपसी भाईचारा बनाए रखे, और विकास की तरफ से हमारा जिला जो है हमेशा गतिशील रहे, अपने विकास की गति को बनाए रखे। अधिकारी के नाम नहीं तो कल भी हम लोग पूरा रूट में भी हम लोग एक तरह से डाक बम की तरह ही 8 किलोमीटर हम लोग पूरा रूट का भी निरीक्षण किए कि कहीं किसी कांवरिया को कोई समस्या तो नहीं है। और फिर चतुर्थ सोमवारी को चूँकि हम लोग पिछले साल भी यही किए थे दांडी गमन में, तो इस बार हम लोग एक नया चीज़ जोड़े कि श्री राम की पूजा भी हो जाए और पूजा के बाद शिव का आशीर्वाद भी लिया जाए। ये दोनों समन्वय स्थापित करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और जिला का शांति और विकास के लिए इसी के लिए आज हम लोग दांडी गमन किए। और सभी मीडिया बंधु को भी हार्दिक धन्यवाद, आभार इस समय पर आप लोग उपस्थित रह के हम लोग के मनोबल को बढ़ाए। सबसे पहले बाबा गरीबनाथ धाम की जय। आज हम लोग सब परिवार शाहू पोखर से राम दरबार श्री कृष्ण भगवान की आरती के उपरांत बाबा हनुमान के दर्शन करते हुए हम लोग वहाँ से बाबा गरीबनाथ तक दांडी बम करते हुए हम दोनों अनुमंडल पदाधिकारी आज बाबा के चरणों में जल अर्पण किए हैं। और हम लोग सब परिवार यहाँ उपस्थित हुए हैं और कामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि पूरे ज़िले में अमन चैन बनी रहे, सभी के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना हम लोगों ने किया है। और साथ ही साथ हम लोग बाबा से यह भी अनुनय विनय करते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, जिला प्रशासन उनकी सेवा में तत्पर है, उनको किसी प्रकार की कमियां नहीं हो, उसमें हम लोग संलग्न हैं। और उम्मीद है कि आज 4 सोमवारी बीती है और शेष 4 सोमवारी और रह गई है, उसमें हम लोग सभी कांवरियों की सफल तरीके से सेवा करते हुए बाबा गरीबनाथ धाम में उनका हम लोग स्वागत करेंगे और सबके कल्याण के लिए हम लोग कामना करते हैं। देखिए कठिन तो है लेकिन बाबा की कृपा से सब कुछ सफल हो जाता है। आप स्वयं देख रहे होंगे कि हम लोग इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, फिर भी बाबा ने ऐसी ऊर्जा प्रदान की कि हम लोग सब परिवार इस कार्य को, इस दांडी बम को सफलतापूर्वक पूरा किए हैं और बाबा के चरणों में आकर के जल अर्पण किए हैं और बाबा से आशीर्वाद मांगे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जागरूकता अभियान के तहत मां के दूध की भूमिका मुजफ्फरपुर के लोगों तक पहुंचने के लिए आसब मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल प्रतिबद्धता के साथ अग्रसर है। अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति बनका और वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमृता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जूनियर महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम ने सोमवार को आयोजित कैंप में शामिल होने वाली मांओं का निःशुल्क मेडिकल जांच की। मुजफ्फरपुर के सबसे सफल और प्रथम चाइल्ड सर्जन डॉक्टर अजय के नेतृत्व में चाइल्ड स्पेशलिस्ट जूनियर डॉक्टर्स ने 5 वर्षों तक के बच्चों की निःशुल्क मेडिकल जांच की। 2 वर्षों से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हेल्थ ड्रिंक्स की व्यवस्था रही। ब्लड शुगर, ब्लड काउंट्स, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट भी की गई। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति बनका और वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमृता श्रीवास्तव के नेतृत्व में जूनियर महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम ने ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा मेन रोड स्थित आसब अस्पताल में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक रोज शाम 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक मरीजों का निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा।
शहरवासियों ने हम पूरे जिले के लोगों के बारे में और नॉर्थ बिहार के बारे में ही नहीं, पूरे बिहार और भारत और विश्व, क्योंकि विश्व स्तनपान की बात कर रहा है, तो इस अवसर पे सब लोगों को संदेश देना चाहेंगे। माएँ अगर स्वस्थ रहेंगी, जो मैंने पहले भी कहा, माएँ अगर स्वस्थ रहेंगी तो बच्चे स्वस्थ होंगे, बच्चा स्वस्थ रहेगा तो पूरा समाज विकसित होगा, स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। हमारा संदेश यही है कि हम लोग जो है एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण करें, और इसमें आप सब लोगों की बड़ी महत्ता है, बहुत आप लोग का इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप लोग हम लोग की बातों को, हमारी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा पाते हैं तो डेफिनेटली हम अकेले लोगों से बात करें और आपके थ्रू हम एक साथ हजारों लाखों लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो हमारा ये ध्येय है, हमारा ये प्रयास है। और जहाँ तक आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और बड़ी अच्छी योजना है, मैं काफी दिनों से इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ा हूँ और बहुत सारे लोग लाभान्वित हो पाते हैं जो कि अक्सर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो उनका इलाज हम लोग कर पाते हैं। और उसमें आयुष्मान भारत के द्वारा भी ये जो केयर हम लोग करेंगे, माँ बच्चों का जो केयर करते हैं ना, तो वो भी हमारे पास में सुविधा है, उसके थ्रू भी हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह की दिक्कत आएगी तो जो केवल दवाओं के भरोसे नहीं हो सकता, उसमें हमारी फिजियोथेरेपी टीम भी शामिल होती है और वो लोग भी हमारी मदद के लिए यहाँ पे तैयार होते हैं। कितने डॉक्टर्स की टीम ये साथ में काम करेगी? 8 लोग हैं स्पेसिफिक, लेकिन हमारी टीम बड़ी है। अगर जरूरत पड़ती है किसी बच्चे में, कोई जरूरी नहीं कि बच्चा जो है केवल बच्चे के डॉक्टर के अनुसार ही या फिर उनकी ही बीमारियों से ग्रसित है, या वो मदद उसको अगर हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग उसको टैकल करेंगे, उसके लिए हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध है। सांस की दिक्कत अगर है, खास करके गर्भधारण के दौरान बहुत सारे महिलाओं को सांस की परेशानी होने लगती है, दर्द होने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं जिसे हम लोग अपनी भाषा में, वो दिक्कत रहती है, तो फिर हम लोग पेथोलॉजिस्ट है जो हमारे पास में लंग्स के जो विशेषज्ञ हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, उनकी सलाह लेंगे, उनको सलाह दिलवाएंगे। उसके अलावा और किसी तरह का ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे हैं, उनका हाथ पैर का टेढ़ापन होता है, कुछ जन्मजात विकृतियां रहती हैं, तो बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हम उसके लिए हैं। कुछ और जन्मजात विकृतियों को ठीक करने के लिए हमारे साथ सुपर स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक सर्जन है। तो हमारी पूरी टीम है, बड़ी टीम है, हम लोग 38 डॉक्टर इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और काफी हाई एंड मशीनों के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि ये नॉर्थ बिहार के लिए नहीं, पटना में भी लिमिटेड अस्पतालों में उपलब्ध है। तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, जिनकी जो परेशानियां होंगी उसको हम लोग टैकल करने के लिए सक्षम है। जांच वगैरह निःशुल्क होगा या फिर उसमें कॉस्ट होगी? बहुत मिनिमल कॉस्ट, बहुत सारी जांचों को हम लोग निःशुल्क भी कर रहे हैं इसमें, लेकिन कुछ जांच अगर उसमें जो भी हमारा जो कॉस्ट, एक मिनिमल कॉस्ट जो रनिंग कॉस्ट आता है, हम लोग उसको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है जिनकी जरूरत कम पड़ती है। अधिकांश बच्चों में जो भी परेशानियां, जो आम जनों की परेशानियां हैं, माओ की और बच्चों की, तो उसमें हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग उसको निःशुल्क जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करें। छुट्टी को अवेल नहीं कर पाती है, तो ये धीरे धीरे पूरे विश्व को संदेश देना था कि विश्व में सारी महिलाएं अपने बच्चों को खुद स्तनपान कराएं, और इसी को लेकर के ये स्तनपान दिवस और फिर स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग वीक की शुरुआत हुई। इसमें हम लोग ये सारे लोग जानते हैं कि माँ का दूध अमृत समान है, और उस अमृत से अगर कोई बच्चा वंचित रह गया तो वो डिप्राइव्ड रह गया, मतलब वो उससे उसकी बहुत सारी जो है परेशानियां बढ़ेंगी आगे। अगर बच्चे को माँ का दूध मिल पाता है तो बहुत सारे बीमारियों से बच जाता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। मदर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है बच्चे की, समाज में वो एक, अगर हम लोग शुरुआत से सोचे तो अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित होगा, अगर बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित होगा तो हमारा पूरा समाज स्वस्थ होगा और सुरक्षित होगा। तो ये इस थीम को, इसके बड़े मोटिव्स हैं, इस थीम को अप्लाई करने के लिए ये सब चीजें चल रही हैं, और हम लोग हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहे हैं, और उस अवेयरनेस के सिलसिले में फिर से हम लोग उसी क्रम में इस बार आप लोग के साथ बैठे हैं इसकी जानकारी देने के लिए। कुछ हमारी एक्टिविटीज रहती है जो कि पूरे हफ्ते भर चलेगी, और उसमें माँ के लिए, बच्चों के लिए, हम लोग की हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड कनेक्टेड पर्सन्स हैं, तो उससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होंगी, जो हमारे बच्चे के डॉक्टर देखेंगे, जो हमारी गायकोलॉजिस्ट देखेंगी, जो भी परेशानियां उनको होंगी उसके अनुसार हम लोग उसका निदान करेंगे। कुछ उसमें जांच की जरूरत पड़ेगी, हम लोग उसको भी करेंगे। अपने सिस्टम में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके अनुसार हम लोग स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ, जिसके सारे स्वस्थ समाज का विकास करना चाहते हैं।
निःशुल्क पूरा कार्यक्रम चलाने की बात है, इसमें क्या कुछ मिलेगा? सबसे पहले तो यह एश्योरेंस मिलेगा कि आप होम स्वस्थ बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। समाज इसको नकार रहा है, लेकिन यह एश्योरेंस सबसे बड़ी बात है। उसके बाद या उसके साथ साथ हम लोग बच्चे का और माँ का जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो निःशुल्क करेंगे। जो हमारी राय बनेगी, हमारे जो भी बोनाफाइड और क्वालिफाइड लर्नेड डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह उनको मिलेगी। उसके साथ साथ कुछ जांच अगर जरूरत पड़ती है तो कंसल्टेंट के एडवाइसेस के अनुसार हम लोग तो जांच भी यहाँ पे उपलब्ध जांचों में से वो जांच भी करेंगे जो भी जरूरत के मुताबिक रहेगी। मुजफ्फरपुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्होली की ओर से सोमवार को वार्ड 40 में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में आए 110 लोगों का उपचार कर दंपतियों के बीच परिवार नियोजन का किट वितरण किया गया। साथ ही स्वास्थ्य कैंप में आए मरीजों की शुगर, बीपी, खून जांच और गर्भवती महिलाओं का ANC चेक किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा पदाधिकारी निशांत कुमार, दीपक कुमार, मेनका कुमारी, दीपा भारती, भावना कुमारी, अनुपमा कुमारी, आबिद हसन, गौरव कुमार, कुंदन कुमार और वार्ड पार्षद इकबाल ने भी अपना अहम योगदान दिया। आज हमारे यहाँ जनता कार्यालय में वार्ड नंबर 40 में शहरी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र PSC 6 कन्हौली द्वारा एक कैंप आयोजन किया गया है, जिसमें खासकर गर्भवती महिला के लिए कैंप हुआ है और तमाम लोग जो भी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, खासकर चर्म रोग से, अभी सर्दी, खांसी, बुखार अभी सीजन चला हुआ है, इसको लेकर तमाम आप उधर भी कैमरा लगा के देखते कितनी भीड़ है। तमाम लोग आ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। बहुत ही अच्छा PSC ने इंतजाम किया, कन्हौली PSC ने। और देखिए कि तमाम दवा भी हमारे यहाँ फ्री यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है सरकार की तरफ से। मैं तहे दिल से शुक्रिया आभार यहाँ के CS साहब का और कन्हौली PS का। मुजफ्फरपुर लगभग कितना मरीज आ जाएंगे यहाँ पे? अभी हमको लगता है कम से अभी तक करीब 60-70 आपका पूर गया होगा। हमको लगता है 250-300 प्लस चला जाएगा। अगर ये कैंप का आयोजन अगर एक हफ्ता अगर हमारे यहाँ रहा तो हमको लगता है 5 से 7 हज़ार आदमी यहाँ जरूर निकला है। मुजफ्फरपुर में कुल 8 जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल चालू है। सभी जगहों पर AI बेस्ड कैमरा लागू हुआ है जो स्वतः ही चालान काट रहा है। लेकिन कुछ लोग गाड़ी के आगे नंबर प्लेट नहीं लगाए हुए हैं या फिर नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनका चालान नहीं कट पा रहा है। इसी के तहत ट्रैफिक DSP धीरज कुमार के नेतृत्व में सोमवार से अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर टीम जा जाकर मशीन के माध्यम से चालान काट रही है। अभी तक करीब 4 दर्जन ऑटो को जब्त कर लिया गया है। कई बसों का भी चालान काटा गया है। 2 दर्जन से ज़्यादा मोटरसाइकिल का चालान काटा जा चुका है, जिनका परमिट सही नहीं है। नो पार्किंग में बस या टेम्पो को रोक रहे हैं, ऐसे टेम्पो को जब्त किया जा रहा है। कुछ लोग ऑन द स्पॉट फाइन भर रहे हैं। बताया गया कि कुछ लोगों का पेंडिंग चालान काटा जा रहा है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। लोगों से अपील है कि हेलमेट और गाड़ी का पेपर लेकर चले, डेंजरस ड्राइविंग ना करें, गाड़ी चलाते वक्त कान में मोबाइल भी ना लगाए। चालान का पैसा कैश और कार्ड के माध्यम से लिया जा रहा है। जो लोग ऑनलाइन देना चाह रहे हैं उनका ऑनलाइन फाइन भी लिया जा रहा है। बिना हेलमेट वालों का चालान कैमरा के माध्यम से हो रहा है। या फिर नंबर प्लेट ढक के डेंजरस ड्राइविंग, मोबाइल सटा के चला रहे हैं, ईयरफोन सटा के चला रहे हैं, ऐसे टेम्पो चालक जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर विकलांग है या फिर अंडर एज है, इन लोगों के खिलाफ, और अभी जो बस जिनका परमिट नहीं है या फिर नो पार्किंग में वो लोग ट्रैफिक को रोक रहे हैं, ऐसे लोगों को खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं। इसमें कुछ टेम्पो को जब्त करके थाने पे भी भेजा गया है। उनका कागज पत्र वेरीफाई करके फाइन करके छोड़ा जाएगा। अभी यहाँ पे आप लोग जैसा देख रहे हैं मोटरसाइकिल में जो लोग हैं उन लोगों को फाइन किया जा रहा है। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उनका यहीं से ऑन द स्पॉट हो रहा है, अदरवाइज पेंडिंग चालान किया जा रहा है और ये आगे भी कंटिन्यू होगा। आप लोग के माध्यम से यही कहना है कि सब लोग जो है अपना DL, गाड़ी का पेपर, नंबर प्लेट प्रॉपर रखें और हेलमेट चला के चलें, हेलमेट लगा के चलें, डेंजरस ड्राइविंग ना करें, लहरिया कट वगैरह ना करें, कान में मोबाइल सटा के ना चलाएं, ईयरफोन लगा के ना चलाएं। हम लोग का यही मैसेज है आप लोग के माध्यम से और उम्मीद करते हैं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट आए। सर कितने लोगों का कैसे किया जा रहा है, जो चालान किया जा रहा है उसका मोड क्या है, मतलब कैसे लोग कर रहे हैं? कैश से भी हो रहा है, कुछ लोग कार्ड दे रहे हैं और जो लोग नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं उनका पेंडिंग चालान करके दे दिया जा रहा है, वो लोग बाद में। UPI से भी लिया जा रहा है सर? हाँ, UPI से जो पेमेंट करेंगे आप उनके
ज्यादातर जो है मामले क्या आ रहे हैं, मतलब जो यहाँ पे जो चालान का दिखा जा रहा है वो अभी तो नंबर बिना विदाउट हेलमेट जो है हम लोग ऑटोमेटिकली कैमरा से फाइन कर देते हैं, बट अभी हम लोग का फोकस है जिनका नंबर प्लेट प्रॉपर नहीं है या फिर जो कान में मोबाइल सटा के चला रहे हैं उन लोगों को हम लोग ज़्यादा फाइन कर रहे हैं। आगे भी अभियान लगातार। कितने लोगों का चालान कटा गया है? शाम में ठीक है। मणिपुर में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करने, वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को बर्खास्त करने, वहां की स्थिति की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देने और मणिपुर में हुए हिंसा की जांच के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय के जज की अध्यक्षता में कमीशन बनाने की मांग करते हुए PUCL, युवा भारत, घरेलू मजदूर कामगार यूनियन, SUCI, CPI-ND, CPI-ML, CPI, नरेगा वॉच एवं आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ सामाजिक कार्यकर्ता नदीम खान, मकबूल अहमद एवं मोहम्मद शाहिद ने सोमवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। नेताओं ने कहा कि पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसा जारी है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसे कंट्रोल करने में विफल रही है। धरना है, PUCL एक मानवाधिकार संगठन है और मणिपुर में जो पिछले 3 महीने से हिंसा हो रही है उसके खिलाफ ये धरना है। हम लोगों की मांग है कि केंद्र सरकार वहाँ की जो सरकार है उसको बर्खास्त करे, गृह मंत्री रिजाइन दें, इसलिए कि ये 3 महीने से वहाँ हिंसा हो रही है और गृह मंत्री वहाँ गए भी हैं और उसके बाद भी हिंसा नहीं रुक रही है। तो ये पूरा वहाँ की सरकार का ही नहीं फेल्योर है, गृह मंत्रालय का भी फेल्योर है। तो इसलिए उनको रिज़ाइन करना चाहिए और वहाँ एक हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं उनको तुरंत सजा होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वहाँ होनी चाहिए, इसलिए कि जो विभिन्न समुदाय हैं उन समुदायों में एक दूसरे के बिल्कुल वो विपरीत खड़े हैं, वो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है। तो भरोसा बहाली हो इसके लिए सरकार को वहाँ की सिविल सोसाइटी से, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करके और वहाँ वो भरोसा दिलाना चाहिए कि वो दोनों समुदाय जैसे रह रहे थे वर्षों बरस से वैसे ही आगे भी रहे। PUCL की ओर से हो रहा है। PUCL एक मानवाधिकार संगठन है जो मानवाधिकार के किसी तरह का जो हनन कहीं भी होता है तो हम उसका विरोध करते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इससे मानवाधिकार का हनन करने वाले जो लोग हैं वो उसके खिलाफ जो कोई भी होते हैं, किसी भी विचार के लोग होते हैं, वे हमारे साथ होते हैं। अभी भी हमारे साथ बहुत सारे संगठनों के लोग हैं। तो उस स्थिति में हम ये चाहते हैं, मणिपुर में जो घटना घटी है, जो अब उसको 3 महीने लगभग हो गए, मई में घटना घटी थी 3-4 मई को, और अब तक उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हो पाई। इधर 2-3 दिन पहले CBI की इंक्वायरी का ये हुआ है, उसकी बात हुई है। सरकार ने ये कहा है, गृह मंत्री अब तक उससे ये है अलग थलग हैं, अब तक उसका कुछ नहीं हो पाया है। हमारे प्रधानमंत्री को चूँकि सरकार की यह पहली जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए हम सरकार के विरोध में निश्चित रूप से यह करते हैं और जो कोई भी मानवाधिकार से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएँ हैं और या राजनीतिक संस्थाएँ भी हैं और वो मानवाधिकार के हनन के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो उन सारे लोगों को हम अपने साथ लेकर जोड़कर सरकार के विरुद्ध इसके लिए आह्वान करते हैं। और महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह के 83वें बलिदान दिवस पर सोमवार को नागरिक मोर्चा की ओर से मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट स्थित भारत माता नमन स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष आलोक अभिषेक, सरदार योगेंद्र सिंह गंभीर, प्रेमचंद्र सिंह, राणा देवी दयाल, सोहन सिंह, गणेश प्रसाद, गौरी शंकर राय सहित कई लोग मौजूद रहे। जालियांवाला बाग कांड का बदला लेने के लिए 20 वर्षों तक विश्व के अनेकों देश का भ्रमण किया। वह अत्याचारी अंग्रेज अधिकारी जो उस समय वर्तमान पंजाब का गवर्नर था, जनरल डायर को मारने के लिए सरदार उधम सिंह जिस समय जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1913 को निर्दोष हिंदुस्तानियों की खून से होलियां खेलने वाले ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारी अधिकारी जनरल डायर ने गोलियों की बौछार से सैकड़ों हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया था। उस समय प्रत्यक्षदर्शी के रूप में सरदार उधम सिंह वहां मौजूद थे।
उन्हें गोली नहीं लगी, सौभाग्य से बच गए। और उन्होंने मिट्टी उठा के सौगंध खाया कि सौगंध है हमें इस मिट्टी का, मैं जनरल डायर, तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में तुम रहो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो दिन आ गया। 20 वर्षों तक उधम सिंह विभिन्न देशों में घूमते रहे और आज ही के दिन 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन के एक हॉल में, जहां एक कार्यक्रम होना था जिसमें जनरल डायर आने वाला था, प्रेमचंद जयंती समारोह समिति की ओर से सोमवार को मुजफ्फरपुर के मोती झील स्थित एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में प्रेमचंद्र और आज का भारतीय समाज विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रेमचंद्र के तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने प्रेमचंद्र की लिखी हुई पुस्तक और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। प्रेमचंद्र का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने पूरी जिंदगी समाज, राज्य, राष्ट्र, साहित्यकार एवं कवियों के उत्थान के लिए संघर्ष किया और अपनी पुस्तक के माध्यम से समाज को आईना दिखाया। है महान उपन्यासकार, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। प्रेमचंद जयंती समारोह समिति इस अवसर पर उनकी जयंती मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट कर रही है और एक परिचर्चा आयोजित की गई है, प्रेमचंद और आज का भारतीय समाज। इस परिचर्चा में शहर के बुद्धिजीवी, समाज सेवी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भाग लेते हैं। 24 वर्षों से हम लोग यह आयोजन कर रहे हैं। आज तो संक्षिप्त आयोजन है, लेकिन हम लोग प्रतियोगिता कार्यक्रम रखते हैं जिसमें 100 से अधिक स्कूल के छात्र छात्रा भाग लेते हैं और विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिताएं होती हैं, बल्कि उस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले लोग आगे चल के बहुत बढ़े हैं। जैसे एक स्तुति सिन्हा थी जो कि आप कभी मराठी फिल्मों में या दक्षिण की फिल्मों में गाती है। वो अपने इंटरव्यू में कहती है कि मुझे सबसे पहले प्रोत्साहन मिला प्रेमचंद जयंती समारोह में प्रथम गायन में प्रथम आने से। और उसने एक कुंवर बेचैन का एक गीत गाया था, बहुत अच्छा गाया था। उसके बाद वो भातखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ से आपको संगीत की शिक्षा दिया और आजकल फिल्मों में गा रही है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग लेकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किए हुए हैं। और नर्सरी क्लास से लेकर +2 के विद्यालय के बीच हम लोग पेंटिंग प्रतियोगिता करते हैं, भाषण प्रतियोगिता करते हैं, उसके बाद काव्य पाठ, गायन, एकन अभिनय और सामान्य ज्ञान विज्ञान, क्विज भी। तो इसके माध्यम से प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 छात्र छात्राएं पूरे मुजफ्फरपुर जिला, नगर और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बच्चियाँ इसमें भाग लेती हैं। तो हम लोगों ने 24 वर्षों में 1999 से शुरू किया प्रेमचंद जयंती समारोह समिति ने अपने कार्यक्रम। अभी तक 40 से 50 हजार बच्चों को प्रेमचंद के अलावा देशी और विदेशी साहित्यकारों से जोड़ चुके हैं। मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से सोमवार को प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में शामिल धर्म समाज मंदिर के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिंह ने प्रेमचंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को बताया कि प्रेमचंद एक संघर्ष का नाम है जो पूरी जिंदगी समाज, संस्कृति, राष्ट्र एवं साहित्य के लिए संघर्ष किए। इस अवसर पर उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य समेत सभी शिक्षक उपस्थित रहे। विभाग की छात्राओं ने भी प्रेमचंद के जीवन पर प्रकाश डाला। आज महान दर्शन दास महिला महाविद्यालय में हिंदी विभाग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम प्रेमचंद जयंती समारोह संपन्न हुआ है। हम सभी जानते हैं कि 31 जुलाई को प्रेमचंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसके लिए हिंदी विभाग की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिंह जी हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बातें और बहुत ऐसी बातों से हमें परिचय कराया जो शायद हम लोग भूल चुके हुए हैं, विषय से भी संबंधित और प्रेमचंद जी के जीवन से संबंधित बातें उन्होंने बताई। सब इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत अच्छी तरीके से हुआ क्योंकि इसमें हिंदी विभाग से जुड़े सभी शिक्षक मौजूद थे तथा साथ ही महाविद्यालय से
के अन्य सब विषयों से संबंधित भी शिक्षिकाएं मौजूद थीं। छात्राएं भी काफ़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग ली, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि छात्राएं इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और प्रेमचंद जी के बारे में जाने और उनकी जयंती को एक समारोह के रूप में वो लोग इस कार्यक्रम को प्रारूप दें। और इस तरह से हमारा महाविद्यालय हमेशा से हर विभाग में जो हस्तियां होती हैं विषय से जुड़े हुए उनके कार्यक्रम होते रहते हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है कि मैंने पहले भी देखा कि हिंदी विभाग समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया तथा शिक्षकों ने भी पूरी तरह से बच्चों को सहयोग दिया। प्रेमचंद की रचनाधर्मिता पर प्रकाश डालते हुए उनकी उपादेयता को प्रकाशित करना था छात्राओं के बीच में, और उसमें यह बतलाया गया कि प्रेमचंद सतत संघर्ष का नाम रहे हैं। जिंदगी क्या है मुसलसल शौक पे हूँ इस तरफ, हर कदम पहले कदम से तेज तर रखता हूँ मैं। प्रेमचंद परिवार, समाज, संस्कृति, राष्ट्र सबके लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। साहित्य के लिए संघर्ष करते रहे, साहित्यकारों के लिए संघर्ष करते रहे। वह जीवन का एक संघर्ष का पर्याय बनकर रह गए थे और उस संघर्ष रूपी प्रेमचंद को आज हमने नमन किया है, उनको याद किया है और छात्रों के बीच उनके जीवन का संदेश प्रस्तुत किया है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज सीएससी ओपीडी के समक्ष बैठकर आशा और फैसिलिटेटर ने सोमवार को 20वें दिन भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखा। इस दौरान आशा सरिता देवी ने बताया कि सरकार जब तक मांगें पूरी नहीं करेगी, चाहे जितने भी महीने हो जाए, हड़ताल जारी रहेगा। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार 1000 रुपये मानदेय देती है और 1200 रुपये गैस सिलेंडर मिलता है, इसलिए जब तक 10,000 रुपये मासिक मानदेय नहीं होगा, आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज हम लोग का 20वां दिन है। 20 दिन में अभी सरकार हम लोग के बारे में कोई नहीं कर रहा है, जो कि हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग के सरकारी कर्मचारी घोषित करें और 1000 के बदले 10,000 का मानदेय दे और पेंशन योजना लगे। नहीं, कोई नहीं है। अब तो वही लोग जानेंगे कि भेजे हैं कि नहीं भेजे। नहीं, कुछ नहीं बात की। हम लोग का मांग एक ही है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करें और 10,000 का मानदेय दें और पेंशन योजना लागू करें। और जो कर्मचारी में हम लोग कोरोना काल में जो काम किए उसका पैसा आज तक हम लोग को नहीं मिला, जो कि सरकार हम लोग को पीएम में बोले हुए थे कि प्रति महीना 10,000 देंगे। हम लोग कहना है कि सरकार हम लोग की मांगे जब तक पूरा नहीं करेगी तब तक लोग चाहे जय महीना हो जाए, हम लोग इसी तरह धरना पर बैठे रहेंगे। सरकार का कहना है कि जो है कि सेवा बाधित नहीं करना है। सेवा बाधित जो इमरजेंसी है वही बाधित हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग का जो काम है वो हम लोग नहीं होने देंगे, बाकी सेवा बाधित रहेगी। हाँ, क्या मांगे है? हम लोग का मान है कि 1000 हम लोग को क्या होगा, 1000 से 1200 में सिलेंडर मिलता है या सरकार 1000 का महीना देती, वो भी महीना नहीं है। काम करेंगे 6 को तो 1000 मिलेगी, नहीं तो वो भी पैसा कट जाएगी। ऊपर तसाहन राशि के रूप में मिलता है। 10,000 से हम लोग को कम नहीं चाहिए। जब तक मांग आप लोग पूरी नहीं होगी तब तक ले आप लोग। हाँ, हम लोग जितना दिन सरकार चाहे उनका इलेक्शन आ जाएगा फिर भी हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। हाँ, बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे हम लोग यहीं बैठे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डी न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।